हेलो बच्चों, टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 इसका पार्ट 1 लेके आया है। चैप्टर जो है हमारा मुगल शासकों के बारे में है, यानी मुगल वंश के बारे में। और मुगल वंश जो कि हमारे भारतीय इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। तो सभी पेपर में इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम्स दें 12th के बाद, चाहे दिल्ली पुलिस का, चाहे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या यूपीएससी, सभी एग्जाम्स में इसमें से सवाल पूछे जाने हैं। और आपकी जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से देखें इस चैप्टर को और हम शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने कहा इस चैप्टर का नाम था शासक और इतिवृत्त। इतिवृत्त यानी जो इतिहास लिखा गया इस समय में। तो कहता है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स और मुगला कोर्ट्स। और इस साल इसका नाम बदल के मैंने क्या करा है, द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स। ओके, तो मैंने कहा क्रॉनिकल्स मतलब इतिवृत्त। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारे। आइए, मैंने कहा इसमें पहला टॉपिक हमारे पास है मुगल शासक और उनका साम्राज्य। ओके, दूसरा टॉपिक है इतिवृत्त। मैंने कहा इतिवृत्तों की रचना। और इसके अंदर दो सब टॉपिक हैं, जैसे कि तुर्की से फारसी की ओर, कैसे कैसे मुगल काल में पहले भाषा तुर्की और धीरे धीरे फारसी बनी। फिर कहता है पांडुलिपियों की रचना। पांडुलिपि क्या है वो भी हम इसमें जानेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने कहा मुगल शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए नियुक्त मानते थे। मुगल शासक कहते थे हम तो इस बड़ी जनता पर, विजातीय मतलब जिसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, इन सब के ऊपर शासन करने के लिए हमें चुना गया है। हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है। इस तरह का प्रचार प्रसार वो जनता के बीच करते थे कि हम तो बहुत ही श्रेष्ठ हैं। हम इतने श्रेष्ठ हैं कि हमें ऊपर वाले ने भेजा ही इस काम के लिए है कि हम आपके ऊपर शासन करें। तो कहता है इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका, क्या तरीका निकाला उन्होंने अपने इस विचार के प्रचार का, कि राजवंशीय इतिहास लिखना और लिखवाना। जो हमारा राजवंश है इसका इतिहास लिखा जाए, जिससे कि लोग ये माने कि हमारा जन्म हुआ है तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए। तो कहता है मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा कि आप ये सारे विवरण को लिखो। ठीक है, कहता है और इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का सारा लेखा जोखा रखा जाता था। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने इस जो शैली है जिसमें मुगल समय में लिखा गया है, उसे नाम दिया है इतिवृत्त। ओके, तो जो हमारे मैंने कहा आधुनिक इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या कहा इसे, इतिवृत्त। These chronicles have been resorted to in writing मुगल हिस्ट्री। कहता है मुगल इतिहास को लिखने में इन इतिवृत्तों का सहारा लिया गया है, जो हमने मुगल इतिहास लिखा है इन इतिवृत्तों से मदद लेकर के लिखा है, हम कह सकते हैं। कहता है मैंने कहा इसमें जो पहला टॉपिक है मुगल शासक और उनका साम्राज्य। तो मुगल शासकों के बारे में कह रहा है। ये जो मुगल शब्द है, ये मुगल कहाँ से आया? मुगल शब्द आया है मंगोल से। मंगोल, मंगोल मतलब जो यहाँ पर मंगोल के लोग थे, मंगोलिया की तरफ वाला जो हिस्सा है ना, तो जो मंगोल शब्द है, मंगोल शब्द से आया है मुगल। पर जो मुगल वंश के राजा थे वो अपने आप को मंगोल कहना यानी मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपने लिए वर्ड नहीं चुना कि हमें मुगल शासक को, हमारा वंश को मुगल वंश कहो, ये उन्होंने नहीं चुना। कहता बल्कि उनको तो ये बड़ा गंदा लगता था। वो मुगल वंश को पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि मंगोल जो थी बड़ी खराब छवि वाले लोग यहाँ पर थे, आक्रामक, बर्बर। तो क्या कहता है, वो स्वयं को कहते थे तैमूरी। क्या कहते थे स्वयं को? तैमूरी। ओके, तिमुरेट्स कहा करते थे, कह रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं, पितृपक्ष से, पैटर्नल साइड से वो कौन थे? कहता है पितृपक्ष से वो थे तिमूर के वंशज, यानी तैमूर, आपने नाम सुना है ना, तो तैमूर के वंशज थे पितृवंश की तरफ से। और कहता है मदर साइड से चंगेज खान के वंशज थे। तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग। तो कहता है जो मुगल हैं पितृपक्ष से तो तैमूर के वंशज हैं, और मातृपक्ष से चंगेज खान के वंशज। ये तैमूर और चंगेज खान दोनों ही आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ओके, ये दोनों ही वो लुटेरे थे। तो बाबर इन्हीं दोनों के मिश्रण में से है, माँ की तरफ से चंगेज खान और पिता की तरफ से तैमूर। तो ये स्वयं को तैमूरी कहना पसंद करते थे कि हमें तो तैमूरी कहो, हमें मंगोल
या मुगल मत कहो। तो मैंने कहा ये देखिए आप, मुगल शासक पितृपक्ष, मातृपक्ष कहता है तुर्की शासक तैमूर के वंशज, और मातृपक्ष से चंगेज खान के वंशज। आगे चलते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, पैटर्नल साइड एंड मैटरनल साइड्स। कहता है तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398, 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पे, और चंगेज खान ने किया था 1221 में, ओके, इल्तुतमिश के समय। चले आगे, वेरी गुड, शाबाश। कहता है बाबर तुर्की भाषा बोलता था। मैंने कहा तुर्क से आए थे, तो ये बाबर कौन सी भाषा बोलता था? तुर्की, ठीक है, बाबर स्पोक टर्किश लैंग्वेज। कहता उसने मंगोलों का उपहास किया। मैंने कहा मंगोलों का तो उपहास कर रहा है, देखिए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में कह रहा है। तो बाबर इसीलिए अपने आप को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मैंने कहा था तैमूरी कहलवाते थे, क्योंकि बाबर ने मंगोलों का उपहास किया। कहता 16वीं शताब्दी में यूरोपियों ने इस परिवार की शाखा का नाम क्या रखा? मुगल। तो 16वीं शताब्दी में यूरोपियन ने यूज किया मुगल शब्द। इस जो परिवार है जो भारत पर शासन कर रहा है, इसके लिए यूज किया मुगल शब्द। ये 16वीं शताब्दी से पहले मुगल शब्द नहीं उल्लेख होता था, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजों ने इनको मुगल शब्द दिया। और यहाँ तक कि जो रुडयार्ड किपलिंग की किताब है जंगल बुक, आपने देखा होगा, मोगली सीरियल, ओके, मूवी भी आई थी कुछ समय पहले बच्चों की, जंगल बुक, मोगली, याद आया? टीवी में सीरियल भी आता था, ठीक है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, याद आया मोगली? वेरी गुड, मोगली, बघीरा, शेर खान, हाँ वही वाला मोगली। तो कहता है किसकी बुक है मोगली? सॉरी, बुक का नाम है जंगल बुक। तो जंगल बुक के राइटर हैं, कहता है रुडयार्ड किपलिंग। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। तो जंगल बुक के राइटर रुडयार्ड किपलिंग, और इसका जो फेमस हीरो है, जो यंग हीरो है, वो है मोगली। कहता है ये मोगली नाम भी वही मंगोल से उत्पन्न हुआ लगता है, ओके। कहता मुगल शासक, ये मैंने आपके लिए मुगल शासकों का क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने कहा मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर, ओके। और बाबर का टाइम पीरियड था 1526 से 1530। बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं, जिसका टाइम पीरियड मैंने लिखा हुआ है 1530 से 1540, और उसके बाद 1555 से 1556। ये दो पीरियड क्या हैं? क्योंकि पहले जब हुमायूं 1530 में बना, 40 में उसको सूरवंश के शेरशाह सूरी ने हरा दिया, और जब शेरशाह सूरी ने उसे हराया तो वो यहाँ से भागकर ईरान चला गया। और शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जब उसने देखा उसके जो बालक हैं, उसके जो उत्तराधिकारी हैं, वो कमज़ोर हैं, तो उसने वापस यहाँ पर आकर आक्रमण किया और दोबारा से राजा बना 1555 में। पर दुर्भाग्य देखिए, दोबारा राजा बनने के बाद मात्र 1 वर्ष में ही हुमायूं का निधन हो गया। हुमायूं के बाद कहता है आया अकबर। अकबर 1556 से 1605, सबसे लंबा कार्यकाल किस मुगल बादशाह का रहा है? वो है हमारे अकबर महान, ओके। क्लियर है यहाँ तक? चले, ठीक है। और जहांगीर कहता है 1605 से 1627। फिर इसके बाद जहांगीर का बेटा था शाहजहां, जिसने शासन किया 1627 से 1658 तक। और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, जो कि 1658 से 1707। आप ध्यान दीजिए, अकबर और औरंगजेब, इन दोनों का ही पीरियड 49 ईयर्स का है, ओके। दोनों का ही पीरियड 49 ईयर्स का है। तो बात आती है जिसने सबसे ज़्यादा शासन किया वो आता है हमारा अकबर, ओके। ये कुछ महीने इनके कम रह जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा सबसे लंबा कार्यकाल अकबर का, ओके। बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी जानते हैं, और अकबर प्यार से उसे कहते थे शेखू बाबा, ओके, जहांगीर को ही। और जहांगीर का बेटा शाहजहां, जिसका नाम था खुर्रम, और इसका बेटा औरंगजेब, जिसको आलमगीर कहा जाता था, ठीक है। चले आगे, मुगल एम्परर, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर लिखा गया है, नाम ही इंग्लिश में है, वो तो सेम है। मैंने कहा बाबर द मुगल एम्परर, फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर भी कहेंगे हम, मुगल वंश का संस्थापक। बाबर कहता है मुगल साम्राज्य का संस्थापक। किसने की थी मुगल वंश की स्थापना? बाबर ने।
बाबर, जिसका रियल नाम था जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन बाबर। और बाबर, इसका जन्म हुआ था फरगना में। बाबर के पिता जो थे शेख उमर मिर्जा, वो थे फरगना रियासत में शासक। कहता है बाबर को उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगना से उसके जो प्रतिद्वंदी थे उज्बेकिस्तान की तरफ का जो इलाका है, वहाँ के जो लोग थे उन्हें कहते हैं उज्बेक। आज भी उज्बेकिस्तान अलग देश है। तो कहता है बाबर को जो उसका स्वदेशी इलाका है फरगना, वहाँ से भगा दिया उसके प्रतिद्वंदियों उज्बेकों ने, और वो भाग के वहाँ से पहले गया काबुल, और फिर 1526 में वो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ा। ठीक है, कब बढ़ा? 1526 में। आइए, यहाँ शुरू होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध। कहता है लोदी वंश के अंतिम शासक। कौन था लोदी वंश का अंतिम शासक? इब्राहिम लोदी। ओके, कहता है इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने। और जब बाबर ने इसको हराया तो मैंने कहा लोदी वंश खत्म और एक नया वंश शुरू हुआ जिसका नाम था मुगल वंश। तो यहां पर लोदी वंश के खत्म होते ही हम कहेंगे एक जो था पीरियड दिल्ली सल्तनत का, वो समाप्त हुआ। ओके, दिल्ली सल्तनत का पीरियड समाप्त हुआ। तो हम आपको एक और चीज़ से बता सकते हैं, जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो वंश थे वो कौन कौन से थे। तो दिल्ली सल्तनत के वंश मैंने आपको पिछले वाले एक वीडियो में भी बताए थे, गुड़खा तसले में। ठीक है, गुड़खा तसले में। तो क्या है गुड़खा तसले में? मैंने कहा गुड़खा तसले से हमारा बना दिल्ली सल्तनत। गुड़ मतलब गुलाम वंश। सबसे पहला जो दिल्ली सल्तनत का वंश था, मैंने कहा गुलाम वंश। ओके, उसके बाद आया था खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश। ओके, गुलाम, खिलजी, तुगलक, फिर आया सैयद वंश और फिर आया लोदी वंश। तो ये सारा पीरियड था हमारा दिल्ली सल्तनत का। ओके, 1206 में गुलाम वंश शुरू हुआ, तो 1206 से 1526 तक, 1206 से 1526 तक ये था दिल्ली सल्तनत का काल। और इसके बाद मैंने कहा लोदी वंश खत्म और मुगल वंश शुरू। 1526 में मुगल वंश की शुरुआत होती है और मुगल वंश के संस्थापक हमने कहा बाबर। ओके, तो कहता है इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने, और मैंने कहा लोदी वंश खत्म, मुगल वंश शुरू। और इसके बाद कहता है खास बात इस युद्ध की थी, इस युद्ध में बारूद, अग्नेयास्त्र यानी मिसाइल, तोपखाना यानी आर्टिलरी, इन सब का यूज किया गया था। पहला युद्ध था जिसमें बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया गया था। तो इसी तोपखाने और बारूद की मदद से ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जो कि लोदी की सेना लाखों में थी और बाबर की सेना हजारों में थी। तो हजारों की सेना ने लाखों की सेना को हरा दिया। कैसे टिक पाते बारूद के आगे? उस समय तक बारूद एक नई चीज थी, पहली बार किसी युद्ध में बारूद का प्रयोग हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कहता है बाबर ने, मैंने कहा कई सारे युद्ध लड़े थे और यहाँ पर अपने आप को जमा के दिया था मुगल वंश को। तो मैं इसके आपको बता सकता हूँ, देखिए 1526 पानी। अच्छा, इसके लिए पहले आप ऐसे देख सकते हैं, जो ये क्या है, ये बाबर के युद्ध हैं। कौन कौन से? मैंने कहा आपको एक सुर से याद कर लेना है। देखिए कितना अच्छा राइम बनाया हुआ है, आप इस राइम से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। कहता है 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ठीक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया और 30 में मर गया। क्या है ये कहानी? कहता है 1526 में, 26 में पानी पिया, 26 में पानीपत का पहला युद्ध। ओके, 27 में खाना खाया, मैंने कहा 27 में खानवा का युद्ध। 28 में चांद देखा, 28 में चंदेरी का युद्ध। 29 में घर गया, मैंने कहा घाघरा का युद्ध। और 30 में मर गया, 30 में बाबर की मृत्यु। समझ आया? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया और 30 में मर गया, बाबर खत्म। हाँ जी, मैंने कहा पानीपत का पहला युद्ध, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। हाँ जी, फिर कहता है 27 में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध यानी कि राणा सांगा को हराया। किसने? बाबर ने। ये बाबर इन सभी युद्धों को जीतकर यहाँ पर अपना पूरा मुगल वंश शुरुआत करके जाता है।
28 में कहता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया। किसने? बाबर ने। मेदिनी राय राजपूत राजा। कहता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर ने अफगानों को हराया। और 1530 में फिर बाबर की मृत्यु। ओके, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं नीचे, याद रहेगा आपको। 26, 27, 28, 29 और 30 में मर गया। फिर बाबर के बाद आता है उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं, ओके, शाबाश। कहता है हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी, सक्सेसर। 1530 से 1540 मैंने कहा पहले, और फिर दोबारा 1555 से 1556। और हुमायूं का रियल नेम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। अफगान नेता शेरशाह सूरी से हार गया हुमायूं। और कहाँ गया? इसकी भी एक कहानी है। जब आप देखेंगे, जब शेरशाह सूरी से युद्ध हार जाता है हुमायूं, और अपनी जान बचाने के लिए ये गंगा नदी में कूद जाता है। और जब ये गंगा नदी में कूद जाता है तो ये बहता हुआ जा रहा होता है एक भिश्ती जो युद्ध में पानी पिलाते हैं सैनिकों को। तो जो भिश्ती होता है वो चमड़े का, उनके पास एक थैला सा होता है। आपने कभी किसी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, उनके पास एक चमड़े का थैला होता है, इसमें पानी भर के ले जाते हैं और युद्ध में सिपाहियों को पानी पिला रहे होते हैं। तो एक भिश्ती जो गंगा नदी में बहते हुए एक सिपाही के शव को देखता है, एक सिपाही को बहते हुए देखता है, उसको बाहर निकालता है, ट्रीटमेंट करवाता है, और जब वो ठीक होता है कहता है जानते हो मैं कौन हूँ? कहता है कौन है? कहता है मैं हुमायूं हूँ, बादशाह हुमायूं। कहता अच्छा, अरे वाह। तो कहता है तुमने मेरी जान बचाई है और मेरा तुमसे वादा है कि अगर मैं दोबारा राजा बना, अभी तो मैं जान बचा के भाग रहा हूँ, जब मैं दोबारा राजा बनूंगा तो तुम्हें एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। और बाद में उस भिश्ती को, निजाम उसका नाम था, उस निजाम नामक भिश्ती को हुमायूं ने अपना वादा निभाकर उसे एक दिन का बादशाह बनाया था। ठीक है ना? तो मैंने कहा यहाँ पे अफगान नेता शेरशाह सूरी से हारता है और ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होकर रिफ्यूजी बनकर वहाँ पर रहने लगता है। ठीक है, रिफ्यूजी बनकर ईरान में चला गया, अपनी जान बचाकर ईरान भाग गए। और 1555 में हुमायूं ने वापस आया, सूरों को हरा दिया, सूर वंश के राजा जो थे, जैसे शेरशाह सूरी बताया था। पर 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अकबर आते हैं इसके बाद। अकबर के आपने नवरत्न भी सुने होंगे। ये अकबर के नवरत्न इसमें आपको दिखा रखे हैं। मैंने कहा अबुल फजल, बीरबल, तानसेन, मानसिंह, फैजी, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल और अब्दुल रहीम खान खाना। ये हमारे, मैंने कहा, नवरत्न। ओके, चले आगे। अकबर के बारे में क्या था? अकबर, जिनका वास्तविक नाम जलालुद्दीन अकबर, कहता है 1556 से 1605 इनका पीरियड। मैंने कहा सबसे लंबा कार्यकाल अकबर का ही था, 49 साल। कहता है मुगल बादशाहों में महानतम, सुपरलेटिव डिग्री है, तम मतलब ग्रेटेस्ट, EST लगाना, हिंदी में तम लगा देते हैं। तो महानतम यानी सबसे महान राजा मुगल बादशाहों में कौन थे? अकबर। कहता क्योंकि अकबर ने साम्राज्य को विशालतम मतलब विशालतम, सुपरलेटिव, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाया। ओके, सुदृढ़ किया, मजबूत किया। और जो अपना साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत तक, जो अफगानिस्तान की सीमा के पास हिंदू कुश पर्वतमाला है, कहता है हिंदू कुश पर्वत तक अपना साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए अकबर महान। कहता है अकबर ने ईरान के सफावियों और तुरान, जो मध्य एशिया के थे, के उज्बेकों को विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी कि वो अपना विस्तार करते हुए इधर को ना आए, उनको रोक के रखा। ओके, चले आगे। अकबर, कहता है अकबर के बाद अकबर का पुत्र था जहांगीर, उसका बेटा था, मैंने कहा, शाहजहां, और उसका बेटा था औरंगजेब। ओके, कहता है तीनों ही बहुत ही योग्य उत्तराधिकारी हुए, ये सारे ही एबल थे। ओके, बाद में कहता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल राजवंश की जो पावर है धीरे धीरे घटने लगी, कम होने लगी। अभी तक जो मुगल ऊपर बढ़ रहे थे, अब उनमें डिक्लाइन, नीचे आना शुरू हुआ, पतन होना शुरू हुआ। तो मैंने कहा मुगल वंश है तो 1857 तक, परंतु जो पावर में थे वो थे 1707 तक, औरंगजेब तक। औरंगजेब के बाद उनमें हम वो पावर नहीं देख पाते। वो वंश तो चला रहे हैं, का एरिया धीरे धीरे घटता जा रहा है। और 1857 में जो अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो ये थे, मैंने कहा, जिन्हें अंग्रेजों ने बाद में कैद करके कहाँ भेज दिया था? रंगून। और रंगून में ही इनकी
डेथ हो गई थी। तो 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व करने के दोष में इनको अंग्रेजों ने पकड़ के भेज दिया था रंगून। चलो बेटा अब तुम वहीं कैद रहो। तो इस तरह ये अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इसके बाद पूरी तरह मुगल वंश खत्म, परंतु मैंने कहा क्षीण होना शुरू हो गया था 1707 में ही। क्लियर है? वेरी गुड, शाबाश। कहता है जहांगीर 1605 से 1627, अकबर का बेटा जहांगीर। ओके, वेरी गुड। जहांगीर के बाद हम देखते हैं इमारतों का बादशाह। कौन? शाहजहां, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। ओके, तो कहता है इसे इमारतों का बादशाह क्यों कहा जाता है? बहुत सारी इमारतें इसे कहा जाता है, बहुत सारी इमारतें बनाई गई, इसीलिए इनको जाना जाता है। तो मैंने कहा एम्परर ऑफ द बिल्डर्स, तो इमारतों का बादशाह। कहता है आपने ताजमहल देखा है? किसने बनाया? शाहजहां ने बनवाया। कहता है दिल्ली का लाल किला देखा? सबने देखा। ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। और लाल किला के ही सामने दिल्ली में है जामा मस्जिद, किसने बनवाई? आगरे में लाल किला किसने बनवाया? आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया था। तो आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। ओके, आगरे का लाल किला नहीं, ध्यान रखना आप, आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। पर आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी किसने? शाहजहां ने। ओके, शाबाश। वजीर खान मस्जिद लाहौर में किसने बनवाई? शाहजहां ने। चले आगे, वेरी गुड। इसका बाद आया शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब जिसे लोग जिंदा पीर भी कहते थे, ये अपने आप को जिंदा पीर कहलवाता था। पीर जो उपाधि है वो मरने के बाद, ठीक है, पीर बाबा अपने मजारों में देखे होंगे, तो पीर मरने के बाद जो होते हैं फकीर, उनके लिए पीर कहा जाता है। ये अपने आप को जिंदा पीर कहलवाता था। बहुत ही कट्टर राजा होता था, ठीक है, तो इस्लाम में तो इसको कहते थे जिंदा पीर। सेकंड टॉपिक अब हम आते हैं इतिवृत्तों की रचना। इतिवृत्त यानी क्रॉनिकल्स। कहता है मुगल बादशाहों के द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त। मैंने कहा था इतिवृत्त उस समय की जो इतिहास लेखन शैली, उसे क्या कहा गया? क्रॉनिकल्स यानी इतिवृत्त। तो कहता है इसका जो है दरबार के अध्ययन का जो महत्वपूर्ण स्रोत है क्या है? किससे मिली हमें मेन नॉलेज? इतिवृत्त से। और इन्हें लिखने का उद्देश्य क्यों लिखे गए? कि उन लोगों को जो मुगल शासन का विरोध कर रहे थे, उनको बताना था कि उनके सारे विरोध फेल हो जाएंगे। फिक्स है, नियत मतलब फिक्स है, तुम्हारे सारे विरोध फेल हो जाने, कितना ही विरोध करके देख लो। तो इस तरह अपने ये वृत्तांत लिखवाते थे, इतिहास लिखवाते थे। और आगे आने वाली जो जनरेशन है, कहता है भावी पीढ़ियों, उनको बताना चाहते थे कि हमारे शासन का क्या क्या विवरण, हमारी क्या क्या उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, कहता है ये भावी पीढ़ियों को पहुंचाना था। कहता मुगल इतिवृत्तों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे। किसने लिखा? दरबारियों ने। तो दरबारी इतिहासकार थे इनके, मैंने कहा। और केंद्र बिंदु में क्या था? किसको सेंटर में रख के लिखा जाता था? राजा को, राजा के परिवार को, दरबार और अभिजात वर्ग, जो अभिजात यानी कुलीन, रॉयल जो फैमिलीज के मेंबर्स हैं। युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं ये भी लिखी जाती थी इतिवृत्त में। 3 इतिवृत्त इसमें आपको मेनली बताए गए हैं। अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये अभी आपको मैं साथ दिखाऊंगा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। शाहजहांनामा किसने लिखा? हाँ जी, ठीक है, शाहजहांनामा किसने लिखा? इनायत खान ने। ओके, और आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम ने। अभी हम आगे पढ़ते हैं अगले पेज में इसके बारे में, डोंट वरी। कहता है अकबरनामा ये अकबर के बारे में, शाहजहांनामा शाहजहां के बारे में, ओके। और आलमगीरनामा, आलमगीर मैंने कहा औरंगजेब को एक उपाधि थी, औरंगजेब का टाइटल था आलमगीर। तो आलमगीरनामा में औरंगजेब के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो कहता है ये इतिवृत्त संकेत करते हैं, क्या संकेत करते हैं? कि इनके लेखक जो हैं, इन तीनों के लेखक जो बताए हैं या इतिवृत्तों के जो लेखक हुए हैं, उनकी निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। तो पूरे साम्राज्य का इतिहास हो या जो मुगल दरबार का इतिहास है या बादशाह का इतिहास है, सब एक ही है, सब उसी से जुड़ा हुआ है, ओके। फिर कहता है, मैंने कहा मुगल कालीन पुस्तकें और उनके लेखक। हुमायूं नामा ये आपकी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सारे ये जो लिखे हुए हैं, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन थी जिन्होंने ये किताब लिखी है हुमायूं नामा। इसमें बाबर और हुमायूं के बारे में इन्होंने लिखा है। बाबर नामा, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, वो हम आगे देखेंगे। आईन अकबरी और अकबरनामा, मैंने कहा अबुल फजल, इसके बारे में पूरी चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। मुंतखब उल तवारिक, ये बदायूनी, ओके। तारीख अल्फी मुल्ला दाऊद, तबाकत ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, तुजो के जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जो खुद लिखी जाती है। इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये लिखी है मोतमिद खान ने। बादशाह नामा, ये भी इम्पोर्टेंट है, अब्दुल हमीद लाहौरी। और बादशाह नामा मोहम्मद वारिस की बुक है। मज़्म उल बहरीन, ये दारा शिको ने लिखी है। रजकत ए आलमगीरी औरंगजेब की बुक है। और मुंतखब उल लुबाब खाफी खान ने। आलमगीर नामा, ये आपकी किताब में इसमें दिया हुआ है, हमने कहा मोहम्मद काजिम, ठीक है। अगला इसमें जो सब टॉपिक है, कहता है तुर्की से फारसी की ओर। क्या मतलब हुआ, जब बाबर आया तो उसकी भाषा थी, मैंने कहा तुर्की। बाबर ने लिखी थी तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी का बाद में फारसी में अनुवाद बाबरनामा के नाम से हुआ था। तो तुजुके बाबरी, मैंने कहा या बाबरनामा हम कहते हैं, तुर्की भाषा में लिखा गया था बाबर के द्वारा। फिर इसके बाद धीरे धीरे फारसी लैंग्वेज कैसे बनी, आइए देखते हैं। मैंने कहा मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए हैं। तो मुगलों की जो राजकीय भाषा आपके पेपर में पूछी जाती है, मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी, हम कहेंगे फारसी। कहता है दिल्ली सल्तनत काल में उत्तर भारतीय भाषाएं, विशेषकर हिंदवी व फारसी, ये तो खूब फली फूली। चलिए पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कहा बाबर ने तुर्की भाषा यहाँ पर प्रयोग करी, पर बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं यहाँ से जान बचाकर कहाँ भागा था, ईरान। ईरान को फारस भी कहते हैं, और ईरान से ही फारसी लैंग्वेज, इंग्लिश में ही हम फारसी को ही पर्शियन भी कहते हैं। तो जब ईरान भागा हुमायूं और वहाँ से वो वापस आया और यहाँ पर दोबारा राजा बना, तो यहाँ धीरे धीरे भाषा बना दी गई फारसी। और अकबर ने फारसी को खूब फला फुलाया, ठीक है, फारसी को ही प्रयोग किया, पूरी दरबारी भाषा बन गई फारसी। तो इस तरह सिर्फ मैंने कहा बाबर के समय थी तुर्की, बाबर के बाद सभी मुगलों की भाषा फारसी रही, ठीक है। तो तुर्की से फारसी की ओर, तो मैंने कहा मुगलों की भाषा कहेगा हम कहेंगे फारसी, पर जो कहेगा बाबर के समय, तो बाबर के लिए कौन सी थी, तुर्की, ठीक है। उस समय तुर्की थी, फिर धीरे धीरे बन गई फारसी। तो कह रहा है दिल्ली सल्तनत काल में जो थी उत्तर भारत की जो भाषा है, मेन हिंदी और जो फारसी, ये खूब फल फूल रही थी, ठीक है। तो कह रहा है मुगल चगताई मूल के थे, चगताई मूल का थे मतलब चगताई जाति के थे। तो कहता है इसलिए तुर्की उनकी मातृभाषा थी। चगताई क्या है, चगताई तुर्क कहता है स्वयं को चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते थे, इसीलिए वो चगताई कहते थे। तुर्क चंगेज खान के जो सबसे बड़े बेटे, उनके ही वंशज, ओके। कहता है बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण जो लिखे हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं, तुर्की। मैंने कहा केवल 2 मुगल बादशाह हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, सिर्फ 2 मुगल बादशाहों ने। एक तो बाबर ने, तुजुके बाबरी या बाबरनामा कहेंगे आप, ठीक है, और दूसरा जहांगीर ने, तुजुके जहांगीरी, ठीक। चले आगे। तो कहता है बाबर ने अपनी कविताएं और अपने संस्मरण लिखे हैं तुर्की भाषा में, और अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। अकबर ने सोच समझकर फारसी को अपनी मुख्य भाषा बनाया दरबार की, और फारसी को दरबार में दिया ऊंचा स्थान, यानी कि जो लोग फारसी बोलेंगे उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा, और उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा दी गई जिनकी इस भाषा पे अच्छी पकड़ थी, उनको पावर दी गई, उनको रेपुटेशन दी गई, ठीक है, सम्मान दिया गया। कहता है राजा और शाही परिवार के लोग और दरबार के विशिष्ट सदस्य कौन सी भाषा बोलते थे, फारसी। राजा, शाही परिवार के लोग और दरबार के जो विशिष्ट सदस्य हैं, यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई। हर लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की जा रही है, प्रशासन में फारसी, ओके। कहता लेखाकारों, लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया। जो अकाउंटेंट्स हैं, क्लर्क्स हैं और अदर जो फंक्शनरीज हैं, जो कि काम कर रहे हैं अधिकारी, सबको ये सीखनी पड़ी क्योंकि यही भाषा बना दी गई थी। तो कहते जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी, जहाँ जहाँ फारसी डायरेक्ट यूज नहीं भी होती थी, वहाँ भी जो भाषाएं हैं जैसे राजस्थानी, मराठी और तमिल में, उनके जो शासकीय लेखों की भाषा की, उनकी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया था।
मतलब राजस्थानी, मराठी और तमिल, इसमें भी फारसी के कई शब्द एंट्री कर गए थे। उनके जो मुहावरे हैं और उनकी जो शब्दावली है उसके अंदर फारसी भाषा ने स्थान ले लिया था। थोड़ा थोड़ा शब्द यूज़ करते हैं ना हम अपनी दैनिक भाषा में, इंग्लिश के कितने शब्दों का यूज़ करते हैं ना, उसका हिंदी शब्द ही नहीं होता। जैसे हम क्रिकेट कहते हैं, रेलगाड़ी कहते हैं, ट्रेन कहते हैं ना, तो ये सब चीज़ें जिनका हिंदी में मैंने कहा हम नहीं बना पाते। तो ऐसे ही फारसी घुस गई थी तमिल, मराठी, राजस्थानी, इन सब में। कहता है 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों से आए थे, अलग अलग एरिया से आ रहे थे फारसी का यूज करने वाले लोग, और वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे। अब हो क्या रहा है, अन्य भारतीय भाषाएं भी बोल रहे हैं, फारसी भी बोल रहे हैं, अब होगा मिक्सचर। तो कहता है अतः स्थानीय मुहावरों को भी समाविष्ट करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया। अब फारसी जो बन गई वो बन गई इंडियनाइज्ड लैंग्वेज, इसका भारतीयकरण हो गया। और फारसी के हिंदी के साथ जो मिलने से एक नई भाषा बनी, कौन सी? उर्दू। तो जो आज उर्दू है, उर्दू किस किस का रूप है? पर्शियन प्लस हिंदवी। हिंदवी ये हिंदी की ही उस समय की भाषा के लिए कह रहा है। तो फारसी और हिंदवी मिलकर बने उर्दू। ओके। कहता है अकबरनामा। अकबरनामा कौन सी भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में। बाबरनामा, ये मैंने कहा बाबर के जो संस्मरण थे, जिन्होंने अपनी आत्मकथा जो उन्होंने लिखी थी, जो तुर्की भाषा में थी, उसका फारसी में अनुवाद बाबरनामा के नाम से करवाया था बाद में अकबर ने ना। ओके। कहता मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण, ये जो संस्कृत ग्रंथ थे, इनका भी फारसी में अनुवाद कराया। तो मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे जो संस्कृत ग्रंथ है, इनका फारसी में अनुवाद कराया। किस नाम से? रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद। और इसका शाब्दिक अर्थ है, कहता है युद्ध की पुस्तक। ओके, यहाँ पर गैप है, अनुवाद, ठीक है। और कहता है जिसका रज्मनामा शब्द का मीनिंग क्या है? बुक ऑफ वॉर्स। अगला टॉपिक है पांडुलिपियों की रचना। पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है आप देख सकते हैं। पांडुलिपि होती है हस्तलिखित पुस्तक, हाथ से लिखी बुक, हैंड रिटन बुक्स। पहले ऐसे लिखी जाती थी ना, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, छापाखाना था नहीं। तो कहता है मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे कैसे लिखी जाती थी? हाथ से। और पांडुलिपि रचना का मेन सेंटर कहाँ था? इंपीरियल किताब खाना, यानी शाही किताब खाना में ही ये तैयार होती थी। कहता है किताब खाना शब्द आपको लग रहा होगा पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। इसका ट्रांसलेशन पुस्तकालय बनता है, ठीक है, में। तो पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है, पर इसका जो मीनिंग था वो था लिपि घर। लिपि घर मतलब ऐसी जगह जहाँ जो बादशाह की पांडुलिपियों को रखा जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, संग्रह रखा जाता है और नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी, ठीक है। ओके, हाँ जी। कहते हैं पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले लोग थे। इस पांडुलिपि यानी जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट थी, इनको निर्माण में कई लोग लगे थे, जैसे कि पेपर मेकर यानी कागज निर्माता, ओके, पांडुलिपि के पन्ने तैयार कर रहे हैं। कहता है कैलीग्राफर्स यानी जो सुलेखक, जिनकी बहुत साफ राइटिंग में है, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हैं। तो साफ हैंड राइटिंग लिखने की कला ही तो सुलेख होती है। कहता है कोफ्तगार कहता है कौन? जो पृष्ठों को चमका रहे हैं, ग्लाइडर्स। कहता है पेंटर्स, पेंटिंग, देखो किताबें अगर पेंटिंग से भरी हुई हो, किताबों में पिक्चर्स हो, तो ही पिक्चर किताबों को पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है ना। तो इसीलिए कहता है पेंटर्स को भी। मैंने भी आपकी किताब में गूगल से अलग अलग फोटो निकाल के डाले हैं ना, जैसे कि आप देख रहे हैं पांडुलिपि का। तो इस तरह मैंने क्यों डाले हैं? मैंने कहा पेंटर्स, ऐसे ही वहाँ पर भी थे पेंटर्स जो कि दृश्यों को चित्रित करें। जिल्दसाज यानी बुक बाइंडर, जो उसके पेजों को इकट्ठा करके सजाए। कहता है तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, इंपॉर्टेंट, बहुत ही कीमती वस्तु थी, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। सुलेखकों और चित्रकारों को तो समाज में अच्छी रेपुटेशन मिलती थी, सुलेखक जो अच्छी राइटिंग में लिख रहे हैं, और जो पेंटर्स, बाकी तो हैं जो गुमनाम हो गए। तो इनको तो जाना जा रहा है। आप जैसे फिल्म देखते हो, आपको हीरो को तो आपको पहचान जाते हो, सलमान खान, अरे ऋतिक रोशन, है ना, अक्षय कुमार, पर जो उस पर्दे के पीछे बाकी जो छुपे हुए कलाकार हैं उन्हें हम नहीं समझ पाते, जो बाकी योगदान दे रहे हैं, ठीक है ना, टेक्निकल से लेकर बाकी जितने भी उसमें लोग जुड़े होते हैं, हमें तो सिर्फ हीरो दिखाई देता है। तो वैसे ही सुलेखक और चित्रकारों को तो अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है समाज में, बाकी जो अन्य लोग हैं जैसे जिल्दसाज, कागज बनाने वाला, मैंने कहा पेपर मेकर वगैरह ना, इन लोग का ज़्यादा नाम नहीं हो पाता था, ये गुमनाम रह जाते थे। सुलेखन कैलीग्राफी क्या होती है? द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, हाथ से सुंदर सुंदर लिखने की जो कला है। कैलीग्राफी वॉज कंसिडर्ड अ वेरी ग्रेट स्किल एट दैट टाइम। उस समय में कैलीग्राफी को एक अच्छा कौशल माना जाता था। और अकबर की जो पसंदीदा शैली थी वो क्या थी? नस्तलिक।
नस्तलिख क्या है? लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। देखिए नस्तलिख, ये अकबर की जो पसंदीदा शैली थी वो ये थी। देखिए इसमें आप देखिए तिरछा लिखा जा रहा है ना, नीचे से इधर लिखते हैं वैसे उर्दू में, ठीक है। फारसी उर्दू दोनों इधर से इधर लिखी जाती है। तो ये कहता है नस्तलिख अकबर की पसंदीदा शैली। लिख भी रहा है, नस्तलिख शैली में लिखा हुआ एक पन्ना जिसे अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन ने लिखा था। कहता है इसके अक्षरों के विशिष्ट समानुपाती घुमाव, देखिए प्रोपोर्शनेट है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कहता है इसको जरीन कलम, सोने की कलम की खिताब से नवाजा गया था। ओके, नीचे उसके हस्ताक्षर भी किए गए हैं कहता है, ठीक है। ये देखिए इसका कहता है 1/4 हिस्सा तो इसके हस्ताक्षर में ही चला गया है। हाँ जी, ठीक है, नीचे इसके हस्ताक्षर। चले आगे। हाँ जी, कहते हैं 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाली छटे हुए सरकंडे जिसे कलम कहा जाता है के टुकड़ों को स्याही में डुबो कर लिखा जाता है। आप सब लोग कलम जानते ही है, ठीक है, आप सबने देखी है कलम, सुनी तो है ही, ठीक है। अब इस सरकंडे यानी जो ईख है उसके डंडे से उसमें पैना करके इस तरह कलम बनाई जाती थी। ओके, क्या कहता है 5 से 10 mm की नोक वाली छटे हुए सरकंडे जिसे कलम कहा जाता है के टुकड़े को स्याही में डुबोकर लिखा जाता है। सामान्यतः कलम की नोक के बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता है ताकि स्याही आसानी से सूख ले। आप पेन की निब देख रहे हैं, आपने पेन देखा हुआ है इंक वाला, इसकी निब देखिए, इसके बीच में एक चीरा सा लगा होता है ना। हाँ जी, तो कहता है ऐसे ही कलम में भी एक चीरा सा लगा दिया जाता था ताकि वो स्याही को आसानी से सोख ले। ठीक है, आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। कैसा लगा आपको वीडियो आज का? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने सभी साथियों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे। सभी को नमस्कार।